हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हमने थॉमसन के मॉडल को अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम देखते हैं कि उसके बाद कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किए हम लोग। अब हम जरा लिंक करते हैं। पहले जो है डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को डिस्ट्रॉय किया थॉमसन ने। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड ने अपने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद रदरफोर्ड सीना चौड़ा करके बोला कि भाई अब मैं दुनिया को अपना मॉडल दूंगा और दुनिया को पढ़ना पड़ेगा क्या, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बेटा, दुनिया को रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड का अपना मॉडल क्या था, उसकी क्या क्या बातें थी, ये हम वन बाय वन करके देखते हैं और उसके क्या ड्रॉबैक थे उस पर भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बोला कि ऑलमोस्ट टोटल मास, एक लाइन में मतलब है, मीनिंग है, ऑलमोस्ट टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज, almost total mass and positive charge of atom। कह रहा है कि एटम का लगभग पूरा मास और उसका पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated in very small volume, called nucleus। क्या बोला बेटा उसने बोला कि almost total mass and total positive charge is concentrated in very small volume inside the atom which is known as the nucleus। अब उसने ये लाइन क्यों बोली, जरा देखो कि ऑलमोस्ट टोटल मास। आप 10th क्लास में भी पढ़ रखे होंगे कि किसी एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अलग अलग शेल में एनर्जी के हिसाब से कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो आएगा 1835 मींस द मास ऑफ प्रोटॉन is 1835 times greater than the mass of electron. That's why in whole chemistry when we will calculate the mass of atom we can neglect the mass of electron because the maximum contribution in the mass of atom is only because of the proton and neutron, not because of the electron, because the mass of electron is 1835 times lesser than the mass of proton, or just vice versa, means the mass of proton is 1835 times greater than the mass of electron। इसलिए उसने बोला है कि almost total mass, क्योंकि टोटल मास होता ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। किसी भी एटम के मास में जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1835 गुना कम होता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में उसने बोला कि electrons are revolving around the nucleus on the circular path। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसा कि थॉमसन ने माना था वैसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह इंबेडेड रहते हैं। कह रहा है कि अगर मैं इस अपने मुट्ठी को क्या मान लूं, अगर मैं अपनी इस मुट्ठी को न्यूक्लियस मान लूं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, घूमते हैं। वही ये बोल रहा है। उसके दूसरे पॉइंट में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब जरा देखो कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी मूव कर सकता है जब वहां सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जिस्टेंस हो। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखता है।
तो इसने बताया रदरफोर्ड ने कि भाई सुनो, एटम के न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। कूलाम चाचा ने ऑलरेडी बता रखा है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है कहां पे, ये है वैक्यूम यानी एयर कह सकते हो, ये एयर में है। और अगर मीडियम हो जाता है तो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमको यही डिवीजन करना पड़ जाता है। यानी कि मोटी मोटी बात अगर मैं बोलूं तो दो चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स रहेगा हमेशा। अगर सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। तो बच्चों जरा देखना, न्यूक्लियस में जो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, वो चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखेगा कि नहीं खींच के रखेगा, हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखेगा। और वह फोर्स जो सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए पार्टिकल को हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एनी पार्टिकल कैन नॉट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। सो उसने बताया थर्ड पॉइंट में कि हियर centripetal force is due to Coulombic attraction between electron and proton, due to कोलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी कि उसने ये बात दुनिया के सामने बहुत पुरजोर तरीके से रख दी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। अगर तुम कहोगे कि नहीं घूमेगा तो मैं बता दूंगा कि देखो यहां इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच के रखा है, यानी यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्टेंस में है। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्टेंस में है तो इसको सर्कुलर पाथ पे घूमने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये टोटल पॉइंट्स थे किसके, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। ये तीन बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले कौन, कि ऑलमोस्ट टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, उसने ये बात कहां से जानी, ये बात अपने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जानी। जरा पिछले लेक्चर से लिंक करना आप, ठीक है। अब थॉमसन ने क्या पूछा था, थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन उसने अपने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से थॉमसन की इस कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ करके रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड दैट स्मॉल वॉल्यूम इज नोन एज न्यूक्लियस। और मैंने फिर बताया कि यहां पे क्यों बोला है ऑलमोस्ट टोटल मास, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इज अराउंड 1835 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट in the calculation of mass of any species, either it is atom, ion or anything, the contribution of electron is very negligible. So we can say we can neglect the contribution of electron because the mass of electron is 1835 times lesser than the mass of proton. That's why Rutherford is saying that almost total mass and positive charge of atom is concentrated in very small volume and that small volume is known as the nucleus. दूसरे पॉइंट में बोलता है कि electrons are revolving around the nucleus on the circular path. ऐसा नहीं है जैसा थॉमसन ने माना था कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह इस मैनर में इंबेडेड रहते हैं कि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। इसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इंबेडेड नहीं रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं। और चिंता ना करो, तुम मुझसे पूछोगे कि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सारे पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से अट्रैक्ट करते हैं। तो इन पे हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहेगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगा रहेगा तो ये चुपचाप घूमते रहेंगे। दुनिया के पास इससे क्रॉस क्वेश्चन करने का अभी कोई बात नहीं मिला। इतना बोला, ठीक है,
इतना बोल दिया, और इतना बोल करके उसने किन किन बातों को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए कई बातों को एक्सप्लेन कर दिया, खास करके उन्हीं बातों को एक्सप्लेन कर दिया जिनको पहले एक्सप्लेन किया था लोगों ने। इससे आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा सका, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा सका, इससे थर्मोनिक इमिशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा सका। लेकिन यह भी फंसा, कहां फंसा मैं आपको बताता हूं। तो जरा देखिए, हम बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला पार्ट में हम बता देते हैं कि कैन एक्सप्लेन, किन किन बातों को ये एक्सप्लेन कर सका, और दूसरे पार्ट में लिख देते हैं बेटा कैन नॉट एक्सप्लेन, किन किन बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो जरा देखो, सबसे पहले इसने किसको एक्सप्लेन किया बेटा, इसने एक्सप्लेन किया आयोनाइजेशन को। आयोनाइजेशन क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। इस प्रोसीजर में जरा देखो, जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियस उसको पकड़ रखा है, तो इससे छुड़ाना पड़ेगा कि नहीं छुड़ाना पड़ेगा। छुड़ाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसी एनर्जी को हम आयोनाइज एनर्जी बोलते हैं। अब बताओ, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस है और बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा है। जिस दिन तुम इस अट्रैक्शन को ओवरकम कर दोगे, उसी दिन ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो जाएगा। भाई मान लो ये इसको सपोज करो x न्यूटन के फोर्स से पकड़ रखा है, तुमने x प्लस 0.1 न्यूटन फोर्स से खींच दिया इसको, तो इसके न्यूक्लियस से आजाद हो जाएगा कि नहीं आजाद हो जाएगा, बिल्कुल आजाद हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि at that time when the energy of electron is as much that it can pretend the nucleus attraction, so it will always go at infinite position from the atom। जब भी इसकी एनर्जी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अपनी जगह को छोड़ करके क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इनफाइनाइट पे चला जाने का मतलब होता है आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज हो जाने का यानी कि एटम यानी न्यूक्लियस की जद से बाहर हो जाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जहां तक एप्लीकेबल है वहां से दूर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से दूर चले जाने की प्रक्रिया को ही बेटा क्या बोलते हैं, आयोनाइज हो जाना बोलते हैं, इनफाइनाइट पे चला जाना बोलते हैं। और डिटेल में मैं इसको आपको बताऊंगा बोहर्स मॉडल में। तो आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन किया, और आयोनाइजेशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी एटम, मेटल एटम पर क्या गिरता है, लाइट, तो उसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। बताओ, अगर लाइट गिरेगी तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी इतना बढ़ जाए कि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को जीत ले, तो बताओ ये अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन जरा देखो, अगर हम किसी मेटल को हीट देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बताओ, हीट दोगे तो अगेन इसकी एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। हीट दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, और एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगा, और ओवरकम कर जाएगा तो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, एटम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा बच्चों। यानी कि इतनी बातों को एक्सप्लेन कर सका। पहला किसे एक्सप्लेन कर सका, आयोनाइजेशन को। भाई देखो, दूसरा किसको कर सका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तीसरा किसको कर सका, थर्मोनिक इमिशन को। बट कुछ बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। पहला तो ये नहीं एक्सप्लेन कर सका किसको, इस मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसकी बातों के सामने ये बिल्कुल घुटने टेक दिया। मैक्सवेल ने बोला कि भाई देखो, पहले तो उसने दुनिया के सामने प्रूव किया। उसने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करे, बहुत ध्यान से सुनना आप मेरी बातों को, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करे, एक्सीलरेटेड मोशन करे, तो वो हमेशा एनर्जी इमिट करेगा। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करे तो दैट विल ऑलवेज इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
वे वेव्स जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं लगती बच्चों, उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से सुन लीजिए, मैक्सवेल ने दुनिया के सामने यह बात प्रूफ किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो वो हमेशा एनर्जी को इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जरा सुनो, अब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है को पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, और उस पे जो चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बदलती रहती है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाले पार्टिकल का अगर वेलोसिटी पाना हो तो जिस पॉइंट पे वो पार्टिकल है उस पे हम हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हर सेकंड पे इसका पोजीशन बदलेगा और उस टेंजेंट का डायरेक्शन बदलेगा। तो भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों ना हो, बट डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी को बदलने के लिए जरूरी नहीं उसका मैग्नीट्यूड बदले, अगर उसका डायरेक्शन बदल जाएगा तो भी वेलोसिटी बदल जाती है। तो जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बच्चों, उसकी वेलोसिटी हर क्षण हर स्टैंड पे बदलती रहती है। और अगर वेलोसिटी बदलेगी, अगर v वेरिएबल है, वेलोसिटी बदलेगी बेटा, तो वेलोसिटी बदलेगी तो dv by dt, the change with respect to time in velocity is nothing but acceleration। तो उसका मतलब कि उस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी समय के साथ बदलेगा तो उसमें एक्सेलरेशन है, ये हम 9-10 से ही जानते हैं। तो जरा देखो, इसका मतलब कि सर्कुलर पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर क्षण बदल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके पास एक्सेलरेशन है। यानी कि मैं कंक्लूड करता हूं कि किसी भी एटम में बच्चों सर्कुलर पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास दो चीजें हैं, पहला तो चार्ज और दूसरा एक्सेलरेशन। और मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो क्या इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को क्या इमिट करना पड़ेगा, एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हर क्षण घटेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हर इंस्टेंट पे कम होगा तो पाथ का रेडियस भी कम होगा, और पाथ का रेडियस अगर कम होगा बच्चों तो वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और अगर न्यूक्लियस में गिर गया इलेक्ट्रॉन तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो इस यूनिवर्स की सबसे छोटी संरचना है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, वही इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। जिस तरह से एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे इस यूनिवर्स में सन के चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट मूव करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो ये सारे प्लैनेट जाकर के एक दिन कहां गिर जाएंगे बच्चों, सन में गिर जाएंगे। यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल मैक्सवेल के इस पॉइंट से पूरी दुनिया को तबाह करने वाला मॉडल सिद्ध हुआ। तो मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से पूछा, करे भाई बताओ कि अगर तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उसे एनर्जी इमिट करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो पाथ का रेडियस कम होगा, पाथ का रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और यहां एटम के कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय हो जाने से भैया बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है वही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर इलेक्ट्रॉन एटम में गिरेगा तो सारे के सारे प्लैनेट सन में गिर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उससे पूछेगा बताओ भाई ऐसा क्यों नहीं होता है, तो रदरफोर्ड के पास मैक्सवेल के इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप इसको जान पाए होंगे। दूसरी बात इससे जो पूछी गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट एक्सप्लेन में। दूसरी बात के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। चलो मैं इधर कर देता हूं, ये तो आप जान चुके हो। तो कैन नॉट एक्सप्लेन का जो दूसरा पॉइंट है वो भी काफी जानने के लायक है, काफी समझने के लायक है बच्चों। देखो जरा, स्पेक्ट्रम के भी बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। कैसे? जरा देखो, स्पेक्ट्रम के नॉलेज में भी ये फेल रहा। जरा देखो, अब इससे पूछा गया कि भाई अगर
इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस लगातार कम होगा, तो मान लो यहां से यहां तक की दूरी है सपोज 5 सेंटीमीटर, इससे बहुत कम होती है भाई, मैं मान रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, और पाथ का रेडियस लगातार मेरे बच्चों कम होता गया और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां गिर गया? न्यूक्लियस में गिर गया। यानी कि अगर धीरे धीरे पाथ का रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के सारे पाथ को ऑब्टेन करेगा, बिल्कुल करेगा, बट ऑब्वियस है अगर धीरे धीरे कम होगा लगातार तो 1 से लेकर के 5 के बीच में जितने भी रेडियस हैं सब पे इलेक्ट्रॉन एक एक बार पहुंचा रहेगा, नहीं पहुंचा रहेगा? बिल्कुल पहुंचा रहेगा और एनर्जी को इमिट करता रहेगा। अब मान लो कि हम ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब जब रेडियस 1 था, मान लिया उस समय जो एनर्जी इमिट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा एनर्जी, इसको ऑलरेडी किसने प्रूव कर रखा है? मैक्सवेल ने प्रूव कर रखा है। तो माना कि जब 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे था तब जो एनर्जी इमिट कर रहा था, तो दुनिया की सारी एनर्जी के पास वेवलेंथ होता है, इस फॉर्मूले से आगे पढ़ाऊंगा, तो उस एनर्जी का अपना कुछ वेवलेंथ होगा, मान लिया λ1। 2 सेंटीमीटर के पाथ पे जो एनर्जी इमिट कर रहा था, माना उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ था वो था λ2। 3 सेंटीमीटर के पाथ पे जो एनर्जी इमिट कर रहा था, माना उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ था λ3, एंड सिमिलरली इस पे था λ4 और इस पे था λ5। अगर ये सारे पाथ को ऑब्टेन करेगा तो सारे वेवलेंथ को इमिट करना चाहिए। तो अगर सारे वेवलेंथ को इमिट करना चाहिए तो जो एटम का स्पेक्ट्रम है उसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 सब प्रेजेंट होना चाहिए। बट जब प्रैक्टिकल तौर पे चेक किया गया तो देखा गया कि स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं था, स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस था। कैसे? उसमें कुछ लैम्डा गायब थे, जैसे मान लो λ1 है 2 नहीं है, λ3 है 4 नहीं है, λ5 है। तो देखो होना चाहिए था सारे वेवलेंथ को, क्योंकि जब इसका पाथ का रेडियस घटेगा तो कूद कूद के तो घटेगा नहीं, धीरे धीरे घटेगा। लेकिन जब देखा गया तो सारे वेवलेंथ नहीं थे। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो ना, जब भी कभी किसी एनर्जी को लैम्डा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो भी कुछ पैटर्न मिलता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे आप देखते हैं इंद्रधनुष, रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम वेयर लाइट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। तो एटम का स्पेक्ट्रम होना था कैसा? कॉन्टिन्यूअस बेटा, और निकला कैसा? डिसकॉन्टिन्यूअस। रदरफोर्ड से पूछा गया क्यों? रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, यानी कि रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरम तुरंत फेल हो गया। किन दो बातों का जवाब नहीं दे पाया? मैक्सवेल के इस बात का नहीं जवाब दे पाया, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको और भी एक बात बोलते हैं, ये मैक्सवेल की जो बात है इसको और क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, देखो जरा, रदरफोर्ड के हिसाब से एटम स्टेबल नहीं है। कैसे? मैक्सवेल ने दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ टाइप ऑफ वेव विच डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, फिर इससे पूछा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी अंडरस्टूड है कि उसके पास एक्सिलरेशन है, यानी चार्ज पार्टिकल है, एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करेगा तो उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा तो पाथ का रेडियस धीरे धीरे कम होगा, पाथ का रेडियस धीरे धीरे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस में। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो सारे प्लैनेट जाके गिर जाएंगे सन में, जबकि ऐसा नहीं होता। उससे पूछा गया क्यों? उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी को बोलते हैं कि कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एंड द सेकंड थिंग इज स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कॉन्टिन्यूअस बट इट वाज डिसकॉन्टिन्यूअस। साइंटिस्ट आस्क रदरफोर्ड व्हाई it should be continuous but it is discontinuous. why? Rutherford has no explanation. तो आप जान लीजिए कि जब भी कभी साइंस में आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आप पिटोगे, आप भगाए जाओगे। तो रदरफोर्ड भैया भगाए गए और यहां से रदरफोर्ड के एटॉमिक थियरी का क्या हो गया? द एंड हो गया। अब बच्चों हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स के भी बारे में बता डालते हैं, देखते जाओ आप एक एक करके। हमारे पास एक टर्म आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफी कुछ जानने को है, हालांकि फिजिक्स में पूरा का पूरा एक यूनिट ही है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का। मैं यहाँ खाली आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो बेसिक्स के लिए जरूरी हैं, जिन्हें आपको मालूम ही होना चाहिए। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देखते हैं कि क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में देखा गया कि कुछ ऐसे वेव्स थे जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं थी। जैसे लाइट डुअल नेचर रखता है, वेव भी बोल सकते हो उसे, पार्टिकल भी बोल सकते हो उसको। तो लाइट को अगर ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत लगती बच्चों, तो बताओ कि पृथ्वी पे कभी दिन होता? नहीं होता, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, और वैक्यूम को पार करके सनलाइट अर्थ तक आती है। यानी कि अगर सारे वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत लगती तो हमारे अर्थ पे पूरे हमेशा नाइट ही नाइट रहता, कभी दिन ना होता बेटा। तो देखा गया कि नेचर में कुछ ऐसे वेव्स भी हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हीं को ही बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि वेव्स which do not need any medium, which do not need any medium to travel is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो वेक्टर से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिकल वेक्टर से और मैग्नेटिकल वेक्टर से, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, देखिए कैसे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल वेक्टर और मैग्नेटिकल वेक्टर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो क्योंकि ये 2D प्लेन है मैं z नहीं बना सकता, बट मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे बेटा अगर मैं इसका बात करूं और आपने इसे x माना तो ये y हो जाएगा और दिस वन इज द z। तो z तो मैं यहां नहीं बना सकता हूं क्योंकि हवा में नहीं बना सकता, मेरा बोर्ड 2D प्लेन में है। अब अगर एक इलेक्ट्रिकल वेक्टर सपोज करो x प्लेन में चल रहा है, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल वेक्टर। तो जो मैग्नेटिकल वेक्टर होगा, देखो ये किस प्लेन में चला? एक्स वाई, यानी कि ये और ये एक्स ये वाई, इस पे चल रहा है ये, ठीक है। तो जो मैग्नेटिकल वेक्टर होगा बच्चे वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर बोर्ड पे बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको देखने में, बट मैं बना देता हूं। देखिए परपेंडिकुलर जो होगा वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिकल वेक्टर है। अब ये इसको छू नहीं रहा, ये समझो तुम। देखो एक वेव ऐसे चल रही है, यानी कि एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में, दूसरी वेव ऐसे चल रही है, किसमें? वाई और जेड प्लेन में। देखिए ये वाई है, ये जेड है, ये ऐसे चली, ऐसे गई, फिर ऐसे नीचे गई, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर ऐसे आगे आपकी तरफ की गई, और ये ऐसे ऐसे जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो मैग्नेटिक वेक्टर y और z प्लेन में होगा। इसलिए दोनों एक दूसरे को एक्चुअल में टच नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो 2 डायमेंशन में, इसलिए यहां पे दिख रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वेक्टर से बनकर बना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। अब जरा देखिएगा आप कि इनके कई सारे क्लास हैं, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ लैम्डा देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ लैम्डा मैं लिख देता हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ लैम्डा देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जगह थोड़ा क्रिएट किया जाए, चलो यही लिख देते हैं। जैसे नंबर वन जैसे कोई बात करे रेडियो वेव, सुना होगा आपने। रेडियो वेव जो होता है बेटा, उसका जो लैम्डा होता है वो 10⁻⁶ हर्ट्ज का होता है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो उसका होता है वो कितना होता है? 10⁻⁶ हर्ट्ज का होता है। लैम्डा भी अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ लैम्डा आइदर फ्रीक्वेंसी देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल
रेडियो वेव इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻⁶ हर्ट्ज। ब्रॉडकास्ट पर्पस से इसका इस्तेमाल होता है। यूज इसका क्या है? इसका यूज है ब्रॉडकास्ट पर्पस से। जैसे कि आप विविध भारती सुनते थे पहले के ज़माने में बुढ़े लोग, या समाचार वगैरह पहले के ज़माने में जो हमारे बड़े बुढ़े सुनते थे वो भी ट्रांजिस्टर के थ्रू सुनते थे। तो जो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है वेव, वो रेडियो वेव होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव अपन बात कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव जो है बेटा वो होता है 10⁻⁴, उसका फ्रीक्वेंसी रीजन जो होता है वो होता है 10⁻10 हर्ट्ज के आसपास। और माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो होता है वो रडार टेक्नोलॉजी में होता है, मेनली रडार टेक्नोलॉजी में, और रडार आर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट की तो इनको भी सुन लीजिए थोड़ा पेशेंस के साथ। इंफ्रारेड वेव जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻³ हर्ट्ज के आसपास का होता है, सॉरी 10⁻13 हर्ट्ज के आसपास का होता है। और इसका हीटिंग पर्पस के लिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग पर्पस। अल्ट्रावायलेट रेज आपने सुना ही होगा, यूवी रेज, इट इज अ पार्ट ऑफ सनलाइट कंपोनेंट। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं इसका फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻16 हर्ट्ज का होता है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सनलाइट। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो कंपोनेंट ऑफ सनलाइट हैं। और इसी के पास जो विजिबल लाइट होती है, बहुत ध्यान से सुनना, विजिबल लाइट उसका फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻15 हर्ट्ज। अब हमको तो याद है यार, आप भी याद कर डालना एटलीस्ट जितना हमने लिख रखा है। बाकी मैं इसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा एक ट्रिक दे दूंगा अभी। तो देखिए इतनी चीज जानते रहिएगा। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन वेव को बोलते हैं जो चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं रखते हैं। ये दो चीजों से बने रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। फिजिक्स में पूरी यूनिट है, याद रखना 12th क्लास में। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लैम्डा और ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट मैनर्स लाइक और डिफरेंट टाइप लाइक रेडियो वेव। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻6 हर्ट्ज। इसका यूज होता है ब्रॉडकास्ट पर्पज पे। नंबर 2 माइक्रोवेव, उसका फ्रीक्वेंसी रीजन होता है 10⁻10 हर्ट्ज। इसका यूज होता है रडार टेक्नोलॉजी में। नंबर 3 इंफ्रारेड, इसका फ्रीक्वेंसी रीजन होता है 10⁻13 हर्ट्ज, हीटिंग में यूज होता है। अल्ट्रावायलेट वेव, इसका फ्रीक्वेंसी रीजन होता है 10⁻16 हर्ट्ज। ये एक कंपोनेंट है सनलाइट का, और इसी के पास 10⁻15 हर्ट्ज पे विजिबल लाइट आती है। अब मेरे मन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ट्रिक आ रहा है, शायद मैंने आपको बता भी रखा है, फिर भी बता देता हूं कुछ चीजें। जरा देखिएगा कि मैं सारी लाइटों का फ्रीक्वेंसी रीजन याद रखना जरूरी नहीं है, हमको खाली ऑर्डर याद रखना जरूरी है। यानी कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज up till now discovered in the science। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूं तो देखो एक मेरे पास ट्रिक है, जिंगल भी है, राम इनविजिबल UX गामा को कैसे याद रखता हूं मैं? ऐसे आप भी याद रखोगे तो आपको फायदा मिलेगा हमेशा। कैसे? राम इनविजिबल, राम इन विजिबल UX गामा को। अब ऐसा क्यों किया जरा देखो, इसमें जब आप इधर से इधर जाते हो, राइट टू लेफ्ट, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और एनर्जी हम अगर जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे भी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो अगर इधर एनर्जी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो डिक्रीजेज। और E इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा होता है। अभी याद रखो, आगे इसी को पढ़ाना है। और अगर एनर्जी घटेगी और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, घटेगी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विजिबल, विजिबल में जानते हो आप कई सारी लाइट होती हैं, जैसे कौन, विबग्योर, VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें भी सेम ऑर्डर फॉलो होता है बच्चों, याद रखना। यानी कि जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी घटेगी और फ्रीक्वेंसी भी घटेगी और बेटा लैम्डा इंक्रीज करेगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको अगर आप याद रखोगे तो कोई कुछ भी पूछ, जैसे कोई आपसे पूछ लिया, कोई क्वेश्चन दे दिया कि माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव और कॉस्मिक रेज, को से स्टैंड्स कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल इन और इंफ्रारेड और ये माइक्रो, ये रेडियो। मान लो आपको 4 लाइट दे देता है और कहता है कि इनको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो देखो अभी चक्कर खा जाओगे, वैल्यू याद नहीं रहेगी। तो अगर तुमसे पूछता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो बताओ जो सबसे राइट है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, कॉस्मिक सबसे ज्यादा। कॉस्मिक के बाद कौन आ रहा है भाई? कॉस्मिक के बाद, कॉस्मिक के बाद, कॉस्मिक के बाद इंडिगो, इंफ्रारेड। उसके बाद कौन आ रहा है बच्चे? एम, एम बोले तो माइक्रोवेव। उसके बाद कौन आ रहा है बच्चे? आर आ रहा है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अगर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछता तो व्हाट एवर इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, तो ये हो जाता। सपोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा पूछता तो जस्ट इसका अपोजिट, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसका लैम्डा सबसे ज्यादा हो जाता बेटा। तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं साइंस में, और ये आपको पागल बना देंगे 2 मिनट में अगर ये आपको याद नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से आप अपने नोट्स में ऐड भी कर लीजिएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी कॉमन है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन टर्म्स को भी आपको 1 बाय 1 करके बताऊं और आप भी उसको जानो। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट टर्म या सम इंपॉर्टेंट यूनिट, सम इंपॉर्टेंट यूनिट किसके लिए? टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जरा देखिए वो क्या क्या है। सबसे पहला है वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ सुनकर ही लग रहा होगा कि किसी एक वेव की जो लेंथ है उसे ही बोलते हैं वेव लेंथ। जैसे मान लो एक वेव चल रहा है तो द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ, या इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जरा देखिए कैसे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे लैम्डा बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव is called wavelength, या लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव बोलो या लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव बोल दो, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो बाल की खाल लोग निकालेंगे। लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है या जो फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी होता है, डेफिनेशन से जरा देखना कि नंबर ऑफ साइकिल completed by a wave within 1 second is called frequency of the wave। यानी कि कोई वेव 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक एक वेव देखा जो चल रही है, तो बताइए अगर यहां से यहां जाने में 3 सेकेंड का टाइम लगता है तो देखो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 3 साइकिल इसने कंप्लीट किया 3 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अ वेव विद इन 1 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट किया, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा? 3/3 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो 1 साइकिल कंप्लीट करेगा अगर, तो यही 1 हो गया उसका क्या? फ्रीक्वेंसी। फिर से सुन लीजिएगा, यही 1 क्या हो गया उसका? फ्रीक्वेंसी। मींस नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अ वेव विद इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा? ये न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी नहीं है, देख लो ऐसे थोड़ा लहरा के लिखना, न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी के बाद अगला टर्म जो हमारे पास आएगा वो आएगा टाइम पीरियड। उसको भी जरा आप ध्यान से देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी के बाद अगला टर्म जो हमारे पास आएगा, दैट नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में जरा फिर आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सी बातें हैं ये। इनको खाली हमें इसलिए जानना है कि क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं और आपको परेशान कर देंगे, मालूम नहीं रहेगा तो वेव नंबर वगैरह। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है
कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल बाय अ वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कह रहा है बेटा कि किसी एक वेव के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब जरा दोनों का डेफिनेशन माइन्यूटली ऑब्जर्व कर देना कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अ वेव विद इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर से सुन लो, एक सेकेंड में कितना साइकिल किया गया वो कहलाएगा वेव, और एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। अब जरा देख लीजिएगा, अब एक बात काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हम वही पुरानी वेव ले लेते हैं और यहां से सपोज यहां तक जा रही है और 5 सेकेंड में ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है। तो जरा देखो, अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो 5 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है 2 साइकिल। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो जरा देखो, एक साइकिल कंप्लीट करने में 5/2 सेकेंड लगा। अब इधर आ जाओ, 5 सेकेंड में कंप्लीट होता है 2 साइकिल, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट होगा, 2/5। अब जरा देखना, एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड, यानी दिस इज नथिंग बट टी। और 1 सेकेंड में कितना साइकिल हुआ वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फिर से देख लो, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और 1 सेकेंड में कितने साइकिल होते हैं ये क्या कहलाता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। जरा देखो, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है कि नहीं। अगर ये 5/2 है तो ये 2/5 है। इसीलिए बुक्स में लिखा रहता है कि टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जस्ट वाइस वर्सा we can say that frequency is the inverse of time period। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप ये बात समझ पाए होंगे। और एक बात और आपके सामने आएगा, वो आएगा वेव नंबर। जरा सी जगह में लिख देता हूं, व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर को एक्चुअली रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। इनवर्स ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी अगर आपको किसी भी वेव का क्या मालूम है, आपको उसका वेवलेंथ मालूम है, तो उसका जो यूनिवर्स होगा वही क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें आपको दी होंगी। आगे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर जरूर आप लोग देखें, जो कि क्या रहेगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल रहेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है बेटा, थैंक यू।